आज की पॉलिटिक्स में असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं और बयानबाजी, पावर गेम और पर्सनल अटैक्स बहुत आगे निकल चुके हैं। एक तरफ तमिलनाडु में नेताओं की आंख का पानी ऐसे मरा है कि राजनीति सीधे महिलाओं के शरीर, उनके चरित्र और उनके अपमान तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनावी नतीजों ने ऐसे जोरदार झटके दिए हैं कि पीएम मोदी को बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत कोर्स करेक्शन मोड में आना पड़ा है। चाहे साउथ की पॉलिटिक्स हो या नॉर्थ की, सत्ता की कुर्सी का खेल हर जगह अपने नए और कड़वे रंग दिखा रहा है। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है दानिश नदीम। आप देख रहे हैं द देश बोर्ड का खास प्रोग्राम कुर्सी। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की सियासत से। पूर्व सीएम करुणानिधि के पोते, स्टालिन के बेटे और खुद डिप्टी सीएम रह चुके उदयनिधि स्टालिन को आज सुबह चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माने जाने वाली तमिल एक्ट्रेस त्रिशा पर उनकी एक निहायत ही घटिया, डबल मीनिंग और वल्गर टिप्पणी। तंजावुर में कावेरी जल विवाद और मेघदातु बांध को लेकर डीएमके का प्रदर्शन चल रहा था। तभी भीड़ के एक हिस्से ने त्रिशा का नाम चिल्लाना शुरू किया और उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए वो विवादित सेक्सुअल रिमार्क दे दिया। एक पॉज के बाद उन्होंने कवर अप करते हुए कहा कि उनका मतलब कावेरी नदी के पानी से था, लेकिन डैमेज हो चुका था। सुबह से ही चेन्नई के नीलांगरे इलाके में उनके घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा था। अंदर लीगल टीम माथापच्ची कर रही थी और पत्नी किरुथगा पुलिस से कह रही थी कि उदयनिधि अभी आ रहे हैं, वो अभी टॉयलेट में हैं। आखिरकार 11 बजे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दंगा भड़काने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर धाराएं ठोक दी। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने पूछताछ के बाद उन्हें आज ही रिहा करने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन एमके स्टालिन ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि अहंकार विनाश का रास्ता बनाता है। कुल मिलाकर इस गिरफ्तारी ने चुनाव के बाद सुस्त भरी डीएमके को विरोध प्रदर्शन की एक नई ऊर्जा जरूर दे दी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है। बता दें, सीएम जोसेफ विजय और उदयनिधि लोयोला कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, जहां विजय उनके सीनियर थे। रेड जॉइंट बैनर तले उदयनिधि ने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, तो दोनों के बीच की पुरानी अदावत अब सार्वजनिक मंचों पर आ गई है। उदयनिधि का विवादों से पुराना नाता है, चाहे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताकर मिटाने की बात हो, सीएम ई पलानीस्वामी पर उनका वो तंज कि ईपीएस तो शशिकला के पैरों में ऐसे गिरे जैसे कोई लाश गिरती है। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि तमिलनाडु के जिस द्रविड़ियन पॉलिटिक्स में समानता के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वहां महिलाओं का अपमान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। 1989 यानी 1989 की विधानसभा की वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज भी धुंधली नहीं हुई है, जब विपक्ष की नेता जयललिता की साड़ी खींची गई थी, बिल्कुल मायावती के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की तरह। फिर चाहे 2009 में करुणानिधि का अविवाहित जयललिता को जानबूझकर मिसेस जयललिता बुलाना हो, या 2011 में एमके स्टालिन का यह कहना हो कि वो अविवाहित है, इसलिए उन्हें दूसरी महिलाओं की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही नहीं, 2G स्पेक्ट्रम वाले ए राजा ने ईपीएस की मां पर भद्दी टिप्पणी की थी और डिंडिगुल आई लियोनी ने तो चुनाव प्रचार में यहां तक कह दिया था कि विदेशी गायों का दूध पीकर महिलाएं बैरल या पीपे जैसी हो रही हैं। खुद करुणानिधि भी इसके शिकार हुए थे जब उनसे विधानसभा में राजती अंबाल के रिश्ते पर पूछा गया था। कुल मिलाकर राजनीति कोई भी हो, महिलाओं के शरीर, उनके रिश्ते और पेरेंटेज पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों को पॉलिटिकल ह्यूमर के तौर पर पेश करने की यह गंदगी आज भी बदस्तूर जारी है। अब आते हैं बिहार पर, जहां पॉलिटिक्स में कुर्सी की रेस का गुणा गणित अलग ही लेवल पर चल रहा है। पटना की बांकीपुर सीट, जिसके बारे में कहा जाता था कि बीजेपी यहां किसी कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देगी तो उसकी जीत पक्की है, वहां से पीके यानी प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की है कि उसकी गूंज सच में दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस हार के साइड इफेक्ट्स इतने तगड़े हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना देरी किए एक्शन में आ गए हैं। पहले संसद परिसर में पीएम मोदी और बीजेपी नेता नितिन नवीन की अमित शाह के साथ बातचीत की तस्वीर आई। फिर कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच 45 मिनट की लंबी मीटिंग हुई, जिसमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह भी मौजूद थे। लल्लन सिंह भले ही इसे एक कर्टसी कॉल बता रहे हों और संजय झा पूर्वोत्तर भारत के विकास की चर्चा बताकर टाल रहे हों, लेकिन यह बात छिपाने का बहुत पुराना तरीका है। अंदर खाने की हकीकत सबको पता है कि बांकीपुर की हार ने खतरे की घंटी बजा दी है और मीटिंग में इस मजबूत सीट के हारने की चर्चा
हुई है। इस पूरे बवाल और डैमेज कंट्रोल का सेंटर पॉइंट है सम्राट चौधरी। बांकीपुर के नतीजे सिर्फ एक विधायक चुनने के लिए नहीं थे, बल्कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की लीडरशिप पर एक तरह का रेफरेंडम था। पब्लिक में यह मैसेज बहुत खराब गया है कि नीतीश कुमार को साइड करके सम्राट चौधरी को कमान सौंपी गई है। जनता में गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा। इसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर और जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एकदम सेम पेज पर आ गए हैं। पीके का साफ कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए और बिहार की कमान किसी चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को सौंपनी चाहिए ताकि शिक्षा, रोजगार बढ़े और पलायन रुके। उधर तेजस्वी यादव भी इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। बांकीपुर में आरजेडी की जमानत जब्त हो गई है, लेकिन तेजस्वी को उसकी फिक्र कम है। वो बस इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि 100-150 दिन के कार्यकाल में बीजेपी एमएलसी और एमएलए दोनों के चुनाव हार गई और सम्राट चौधरी पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। सियासत का कमाल देखिए, कल तक जो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कोसते नहीं थकते थे, आज सम्राट चौधरी को निपटाने के लिए उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। एक तरफ जेंडर को लेकर नेताओं की सोच जाने किस सदी में अटकी हुई है और दूसरी तरफ कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक दुश्मन भी अब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। प्रगति इन नेताओं को संवेदनशील बनाए और सद्बुद्धि दे, यही कामना है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।